एंटिटीज, और इनका जो फॉर्मेशन है ये बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पंच महाभूत है। पंच महाभूत आर द 5 बेसिक एलिमेंट जिसको हम कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से ये वात पित्त कफ बनते हैं। आप ये ना सोचें कि वात जो है एक्चुअली है क्या, कि आई विल बिलीव इन द इंटीग्रेशन ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी विद द कॉस्मिक फिजियोलॉजी। देयर इज अ रेफरेंस यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो कॉस्मोस में हो रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारोलॉजिकल सिस्टम पे पड़ता है। जो ये कॉस्मिक एयर है इट इज रिप्रेजेंटेड इन आवर बॉडी एज वात। कॉस्मिक सन जो है that is represented as पित्त, and moon is represented as कफ और श्लेष्मा। इसीलिए आप देखेंगे जब फुल मून होता है तो समुद्र में टाइड बहुत बढ़ जाती है। हाइड्रोसिस का पेशेंट जिसमें ये जो सैक उसका फुल ऑफ वाटर हो जाता है व्हेन देयर इज ए फुल मून। तो ये डायरेक्ट जो कॉस्मिक चेंजेस हो रहे हैं, ऐसी जो साइकेट्रिक पेशेंट हैं, शिजोफ्रेनिक पेशेंट हैं, डिप्रेशन वाले पेशेंट हैं, जब ये फुल मून होगा उनका एकदम जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। दे हैव मेनी टाइम सुसाइडल टेंडेंसी व्हेन देयर इज ए फुल मून। तो इसलिए जो कॉस्मिक चेंजेस हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ये आयुर्वेद का जो है एक बेसिक सिद्धांत है। तो जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल जो पैराडाइम है that is represented in terms of वात, पित्त and कफ। ये तीनों दोष अगर बैलेंस स्टेट में है तो we are healthy, and when this equilibrium get disturbed then our body is susceptible for the disease. That is the basic philosophy. इसलिए सुश्रुत ने कहा हेल्दी कौन है, जिसके तीनों दोष बैलेंस स्टेट में है। समदोषा समाग्निश्च। अग्नि इज रिप्रेजेंटिंग द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड एंजाइम्स हैं, वो सब अग्नि के एक ब्रॉड अम्ब्रेला के अंतर्गत जो है वो क्लासिफाई किए गए हैं। समदोषा समाग्निच सम धातु मलह क्रिया। धातु आर द बॉडी टिश्यूज। उन्होंने 7 धातुएं बताई, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो मांस क्या है, मसल टिश्यू है। मेद क्या है, एडिपोज टिश्यू है। इसी तरीके से अस्थि क्या है, बोन टिश्यू है। तो इसलिए उन्होंने रक्त जो है इट इज आवर जो वास्कुलर सिस्टम है, जितना लिम्फेटिक सिस्टम है वो सब रस के द्वारा रिप्रेजेंटेड है। तो ये जो 7 धातुज हैं ये जिनकी बैलेंस स्टेट में है, एंड सम धातु मलह क्रिया जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो भी प्रॉपर बैलेंस फंक्शन में है, तो वही व्यक्ति हेल्दी है। तो इसलिए जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है उनका भी बैलेंस स्टेट में होना वो बहुत जरूरी है। और ये जो सेकंड पार्ट है, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते, खाली इतना ही नहीं है, उसके लिए उसकी आत्मा, इंद्रिय और मन। तो आई विल टॉक अबाउट द फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। इसलिए व्यक्ति का स्पिरिचुअली हेल्थी होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है सो फार एज डेफिनेशन ऑफ टोटल हेल्थ इज कंसर्न। अब ये जो एक बार हमारे यहाँ आई वॉज इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर हेल्बर्ग, he came to from France. He was the president of the International Chronobiology Society. अब ये क्रोनोबायोलॉजी जो है ये लाइफ साइंसेज में एक अलग ब्रांच डेवलप हो गई। क्रोनोबायोलॉजी मीन रिदमिक चेंजेस इन द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। अब आयुर्वेद ये कहता है लाइफ रिदम कि बचपन में कफ बड़ा होता है। कफ जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एनाबोलिक एक्टिविटी। कफ ये मत समझिए माय डियर फ्रेंड कि किसी को खांसी आई और मुंह में बलगम आया और थूक दिया वो कफ है, ऐसा नहीं है। कफ इज समथिंग मोर देन दैट। कफ जो है जितना भी बॉडी में एनाबोलिज्म हो रहा है, बॉडी में जितना ये मास है, कॉम्पैक्टनेस है, दिस इज ऑल द फंक्शन ऑफ कफ और श्लेष्मा। तो बचपन में कफ का बढ़ना, यंगर एज में पित्त का बढ़ना, ओल्ड एज में वात का बढ़ना, दिस इज लाइफ रिदम। इसी तरीके से डाइटरी रिदम, हमने खाना खाया और जो डाइजेशन का पहला फेज शुरू हो जाता है उस समय कफ इज एट पीक। व्हेन डाइजेशन इज एट द पीक देन पित्त गेट्स लीड। एज सुन एज डाइजेशन इज ओवर देन वाता गेट्स लीड। तो ये जो है ये डाइटरी रिदम के अंतर्गत है। इसी तरीके से
सर्केडियन रिदम, मॉर्निंग में कफ बढ़ा होगा, दिन में पित्त बढ़ा होगा, शाम को जो है वो वात बढ़ा होगा। ऐसी जो ये रात का जो ये उन्होंने 3 प्रहर कर दिए और उसमें भी जो है वो कफ पित्त वात रेस्पेक्टिवली रात के 3 पहर में भी बड़े होते हैं। तो ये 24 घंटे में जो ये चेंजेस हो रहे हैं वात पित्त कफ में, दिस इज नथिंग बट द सर्केडियन रिदम। आप देखिए मॉर्निंग में इंसुलिन जो है 24 घंटे में इंसुलिन प्री ब्रेकफास्ट पीरियड में पीक पे है। 24 घंटे में एक जैसा लेवल बिल्कुल नहीं है। मॉर्निंग से और नून तक देखिए कॉर्टिजोल लेवल बढ़ता है, आफ्टर नून आवर्स इट गेट्स डिक्लाइन। ग्रोथ हार्मोन है, बचपन में पीक पे होगा, ओल्ड एज में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इट। तो ग्रोथ हार्मोन इज रिप्रेजेंटिंग कफ बिकॉज ग्रोथ हार्मोन इज रिलेटेड टू ग्रोथ। ग्रोथ इज फंक्शन ऑफ कफ और श्लेष्मा। इसी तरीके से जो है जब आप सो रहे हैं तो उस समय जो है स्लीपिंग में भी ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें तो उस समय भी थी जिनको आज हम एंजाइम, हार्मोन, एंडोक्राइनोलॉजी समय जो है पढ़ते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने इसको जो डिस्क्राइब करने का जो तरीका था उन्होंने वात पित्त कफ के फंक्शन के रूप में जो है वो बता दिया। तो ये जो 24 घंटे में जो चेंजेस हो रहे हैं वात पित्त कफ के, उसको उन्होंने सर्केडियन रिदम में लिया। ऐसे ही सोलर रिदम, ये जो सूर्य की जो स्थिति है, व्हेन सन इज नॉर्थवर्ड, जिसे हम उत्तरायण कहते हैं, उस समय वात जो है वो बढ़ा होगा, शरीर में कैटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, लॉस ऑफ वेट होगा और अग्नि एकदम लोअर होगी, आप बहुत ज्यादा भारी चीजें नहीं खा सकते। और जिस समय सन इज साउथवर्ड, उस समय क्या है वो विसर्ग काल का है उसको, उसमें एनाबोलिज्म जो है वो पीक पे है, उस समय कफ जो है वो बढ़ा होगा। इसलिए सूर्य की स्थिति के हिसाब से भी उन्होंने वात पित्त कफ में जो वेरिएशन हो रहा है उसको डिफाइन किया, दैट इज नथिंग बट द सोलर रिदम। और इसी तरीके से ये सीजनल रिदम, कल वो दिनचर्या ऋतुचर्या की भी बात हो रही थी। तो ये जो हमारे यहाँ 6 ऋतुओं का कॉन्सेप्ट है, ये 6 ऋतुओं का कॉन्सेप्ट हर जगह नहीं है। यहाँ पे बताया वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। तो वात का जो एक्युमुलेशन है, संचय है, वो ग्रीष्म समर में है। वर्षा हुई, उसमें ये जो एक्यूमुलेटेड दोष है ये विशिएट करता है, इसलिए जितनी भी पेनफुल कंडीशन होंगी वो वर्षा ऋतु में होंगी। और उसके बाद शरद ऋतु में ऑटोमेटिकली ये विशिएटेड जो वात है इट गेट सब्सिडाइज। तो ये चय प्रकोप प्रशम वाग्भट ने ये बता दिया। ऐसे ही पित्त है, कफ, कफ का जो संचय है वो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। शिशिर में उसका संचय है जो लेट विंटर है, और जो वसंत ऋतु है उसमें कफ का प्रकोप है। दैट इज द रीजन कि स्प्रिंग सीजन में आपको अधिकतर एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, स्नीजिंग है, एलर्जिक अस्थमा है, ये सब प्रॉब्लम आपको स्प्रिंग सीजन में, बिकॉज अब ये पॉलन उड़ते हैं, जिसकी प्रॉब्लम एलर्जी की है वो प्रॉब्लम ज्यादा होता है। और ग्रीष्म में कफ का जो है ऑटोमेटिकली सब्सिडेंस हो जाता है। तो ये 6 ऋतुओं में दोषों का चय प्रकोप प्रशम ये फिजियोलॉजिकल भी है, और इररेस्पेक्टिव ऑफ आपके डाइट, आपकी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हुई तो इररेस्पेक्टिव ऑफ सीजन भी इन वात पित्त कफ का जो है वो विशेषण होकर के उससे रिलेटेड डिजीज जो है वो पैदा हो सकती है। तो ये जो क्रोनोबायोलॉजी का जो डिसिप्लिन है, इसमें जो बायोलॉजिकल रिदम है, तो इसलिए वात पित्त कफ को बायोलॉजिकल रिदम के रूप में भी समझना जरूरी है। ये कभी स्टेटिक फॉर्म में नहीं होते हैं, ऑलवेज दे आर इन ए रिदमिक पैटर्न। और अभी तो लोगों ने न्यूरो ह्यूमर के लेवल पे जो है वो वात पित्त कफ को समझने की कोशिश की है। प्रकृति एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा स्पेशलिटी है आयुर्वेद की। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, वी ऑल आर नॉट सेम। आप कोई सिनेमा देखने जाते हैं, कोई ट्रेजेडी का सीन आया, किसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी की आंखों से जो है वो गंगा जमुना बहने लगती है। क्यों? क्योंकि हर एक का बॉडी फ्रेम जो है वो अलग है। आजकल इसको लोग प्रकृति को साइकोसोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, देह मानस प्रकृति कहते हैं, और इसको बॉडी टाइप इस लैंग्वेज के रूप में भी जो है वो, कितना टाइम लग गया वो, चलिए हो जाएगा। तो ये जो प्रकृति की बात है, आजकल देखिए ये CSIR है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये लोग आयुष जीनोमिक्स पे काम कर रहे हैं। अब प्रकृति को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? प्रकृति, आयुर्वेद ये कहता है कि जिस समय ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, एट दैट टाइम सुश्रुत कहता है कि शुक्र शोणित संयोग जब हुआ, ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, उस समय आपकी मूल प्रकृति फ्रेम हो गई।
मूल प्रकृति में टिल डेथ चेंज नहीं होता है। लेकिन फिर यह भी कहा अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो 9 महीना जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ हो रही है उस समय जो मदर का डाइट और लाइफ स्टाइल है उसका भी इंपैक्ट उस बेबी के प्रकृति फॉर्मेशन पे पड़ेगा। 9 महीने के बाद लेबर हो गया, बेबी बाहर आ गया, अब बेबी जिस वातावरण में ग्रो कर रहा है उसको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है उसका भी इफेक्ट उसके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पे पड़ेगा। इसलिए कई बार क्या होता है कि जीन्स तो है किसी डिजीज के, लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो डिजीज के प्रति फेवरेबल नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो जेनेटिक डिजीज उसको हो ही जाए। मदर फादर अगर डायबिटिक हैं और अपना जो संतान जो है वो अपना डाइट लाइफ स्टाइल ठीक रख रही है, स्ट्रेस वगैरह से दूर है, ऐसी चीजें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है उसको थोड़ा अवॉइड कर रहा है, तो कोई जरूरी नहीं बच्चे को भी डायबिटीज हो। वी हैव सीन नंबर ऑफ केसेस जहां मदर फादर डायबिटिक है लेकिन बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कई बार जेनेटिक फैक्टर को ओवर पावर कर जाते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। इसलिए प्रकृति के निर्माण में जहां जो उसका जेनेटिक पैराडाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पे प्रकृति जो है वो हेल्दी स्टेट में भी प्रकृति के हिसाब से हम अपना डाइट लाइफ स्टाइल ठीक रखें तो कोई जरूरी नहीं कि हमको बीमारियां हो ही। इसलिए आदमी को व्यक्ति को प्रकृति के हिसाब से अपना डाइट अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखने की जरूरत है। और प्रकृति का बहुत बड़ा रोल है डिजीज के प्रोग्रेशन में, डिजीज के प्रोग्नोसिस में एंड रेस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट के रूप में। सेम डिजीज, सेम टाइप ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, सिमिलर टाइप ऑफ ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, सेम ड्रग, you may not get same response in all the cases because response of the drug also differ depending upon body type of the individual. इसलिए प्रकृति is denote the psychobiological makeup of an individual, personality and its association with disease that is equally important. और यहाँ पे ये जो दोष है वात पित्त कफ इसमें इसका भी रोल है, जो उसकी कुल है, जाति है, वह है, देश इज एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में वो रह रहा है, तो इन सबकी भी जो है इसमें बहुत भूमिका है। अब ये जो वात पित्त कफ है इनके गुण बता दिए, विमान स्थान में चरक ने बता दिया कि जो वात पित्त कफ प्रकृति के लोग हैं उनका बॉडी बिल्ड कैसा होगा, कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। जो वात वाला है वो थोड़ा सा डार्क कलर का होगा, फेयर कॉपर कलर पित्त में होगा, फेयर गोल्डन येलो ये कफज प्रकृति में होगा। जापानीज ने स्किन कलर के आधार पे दे कैलकुलेटेड स्किन रिफ्लेक्टेंस वैल्यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन टेल वेदर दिस पर्सन हैज जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायबिटीज और नॉट। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रकृति में आयुर्वेद में डिस्क्राइब है। रिंकल्स कफज प्रकृति वाले में चूंकि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स सब्सटेंस स्किन के नीचे अच्छा है तो उसमें रिंकल्स नहीं पड़ेंगे, वात पित्त वाले में जो है वो रिंकल्स एकदम पड़ जाएंगे। वेन टेंडन क्योंकि वात पित्त वाला वात प्रकृति वाला उसके शरीर में फैट कम है तो वेन टेंडन इसमें प्रोमिनेंट होंगे, जबकि कफज में जो है वेल कवर्ड होंगे। ऐसी हेयर्स है, फोरहेड है, आईज। ये एक पेपर था उनका रशियंस का, उन्होंने हमारी जो आंख है ना, आंख में व्हाइट पोर्शन स्क्लेरा है और ये जो ब्लैक है दिस इज आइरिस, लेकिन सबका आइरिस सेम नहीं होता, किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन होगा। अमेरिका वगैरह में आप देखिए तो उनका अलग कलर होगा, जर्मन्स का देखिए विच इज मोर ब्लूइश, रशियंस का देखिए तो इट इज येलोइश। तो आइरिस के कलर के आधार पे उन्होंने व्यक्ति का पर्सनैलिटी, व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन उसको जो है वो डिफाइन किया। जिनकी ब्राउन होती है कहते हैं भाई दीज पीपल आर नॉट वेरी ट्रस्ट वर्दी, उनके ऊपर आप बहुत यकीन नहीं कर सकते। तो इस तरह से प्रकृति का कहीं ना कहीं विभिन्न लिटरेचर में हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए आयुर्वेद का प्रकृति पे बहुत जोर है। चेस्ट है, नेल है, आईब्रोज है, काफ है, ये सब डिफरेंट प्रकृति के वात पित्त कफ में अलग अलग बताए। उनकी ऐसी जो है ये एंथ्रोस्कोपिक फीचर्स है तो फिजियोलॉजिकल फीचर्स है। वात प्रकृति वाला थोड़ा कॉन्स्टिपेटेड ज्यादा होगा, पित्त प्रकृति वाला दे हैव ए टेंडेंसी फॉर लूज स्टूल। वात वाला जो है बहुत ठंडी चीजें प्रेफर नहीं करता है, वो गर्म चीजें पसंद करता है, वो गर्मी को बर्दाश्त भी कर लेता है।
पित्तज प्रकृति वाला जो, चूंकि वो खुद ही गर्म टाइप का है, वो ठंडी चीजें पसंद करता है, कोल्ड क्लाइमेट पसंद करता है। तो इसलिए प्रकृति के हिसाब से जो है डाइटरी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, टॉलरेंस, इन सब का भी जो है डिस्क्रिप्शन है। वात प्रकृति का व्यक्ति की ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है, वो सब्जेक्ट को एकदम पकड़ लेगा लेकिन एकदम भूल जाएगा। रिटेनिंग पावर वात प्रकृति वाले की बहुत कम है। और जितना भी ये इंटेलिजेंस वगैरह के जो ये फंक्शन है, मेमोरी, ये सब पित्तज प्रकृति में एक्सीलेंट बताए हैं। वेस्टर्न साइंटिस्ट ने एंथ्रोपोमेट्री पे बहुत काम किया है, स्पेशली जर्मन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था ये शेल्डन का बहुत बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क है। और एंथ्रोपोमेट्री में जनरल हाइट और जनरल वेट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी हाइट वेट रेशियो की है। इसलिए जो वात प्रकृति के लोग हैं उनका स्पॉन्डल इंडेक्स या हाइट वेट रेशियो ज्यादा है। हाइट उनकी अच्छी है, वेट उनका कम है, तो स्पॉन्डल इंडेक्स इज हाइट वेट रेशियो, हाइट अपॉन क्यूब रूट वेट, दैट इज स्पॉन्डल इंडेक्स। ये वात प्रकृति वाले का ज्यादा होगा, कफज प्रकृति में ये कम होगा। इसी तरीके से ये टिबियल स्टैंडिंग हाइट इंडेक्स, आप देखिए ये जनरल हाइट है और ये जो टिबिया का जो ये एंटीरियर ट्यूबरकल है इसके साथ ये मीडियल मैल्यूलस, इसकी जो लेंथ है, सो रिलेशन बिटवीन दिस लेंथ विद जनरल हाइट, दैट इज कॉल्ड TSHI, टिबियल स्टैंडिंग हाइट इंडेक्स। ये वात प्रकृति में ज्यादा है। ऐसी कफज प्रकृति में जनरल हाइट और ये जो हमारा पीछे स्कैपुला है इस पे ये दो एक्रोमियल एंड है, इसकी लेंथ ले लीजिए, तो ये बाई एक्रोमियल एंड जो है इसकी जो लेंथ है इसके साथ जनरल हाइट का जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड बाई एक्रोमियल हाइट इंडेक्स। ये कफज प्रकृति में ज्यादा है। और यहां पे एक ये देखिए ये जो है फॉर्मूला ऑफ डिवॉइस बॉडी सरफेस एरिया, एक तरफ आप देखेंगे ये हाइट का स्केल है, एक तरफ वेट का स्केल है। अगर किसी की हाइट 160 सेंटीमीटर है और उसका बॉडी वेट 70 kg है तो 160 सेंटीमीटर वो पॉइंट और जो वेट है जो उसका 70 kg उसको मिला दीजिए, बीच के स्केल को जहां वो काटेगा वो लाइन जहां काटेगी बीच के स्केल को वो उसका बॉडी सरफेस एरिया है। तो बॉडी सरफेस एरिया कफज प्रकृति में मैक्सिमम है, वातज प्रकृति में मिनिमम है। तो इस तरीके से एंथ्रोपोमेट्री पे भी बहुत काम हुआ है इसके प्रकृति के रिलेशन में। अब जब हमने आयुर्वेदिक पैरामीटर से इनकी प्रकृति को फाइनल कर लिया तो ऐसे 5000 हेल्दी इंडिविजुअल्स का काम हुआ, उनको मॉर्निंग में बुलाया और उनका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया और उसमें आरबीसी एसिटाइल कोलिन, प्लाज्मा केटोकोलामाइन विच इज सम टोटल ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, इसको एस्टिमेट किया और ब्लड हिस्टामिन। तो ये जो बेसिकली 3 न्यूरो ह्यूमर्स हैं ये पूरा का पूरा हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। एसिटाइल कोलिन इज लिबरेटेड इन द ब्रेन इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ऑल द पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स एंड ऑल मोटर न्यूरॉन्स। केटोकोलामिन विच इज सम टोटल ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, ये ब्रेन में रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, एड्रेनल मेडुला से एंड ऑल द सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स। और हिस्टामिन इट इज लिबरेटेड इन द ब्रेन फ्रॉम ब्रेन स्टेम थ्रूआउट द स्किन, द होल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये देखा गया कि एसिटाइल कोलिन और इसका मेटाबोलाइजिंग एंजाइम कोलिन एस्टेरेज ये वातज प्रकृति के लोगों में प्रीडोमिनेंटली हाई था पित्तज और कफज की अपेक्षा। और केटोकोलामाइन ये पित्तज प्रकृति के लोगों में along with its metabolizing enzyme MAO, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ये दोनों पित्तज प्रकृति में बढ़े हुए थे इन कंपैरिजन टू वात एंड कफ प्रकृति। और कफज प्रकृति के लोगों में ये हिस्टामिन एंड इट्स मेटाबोलाइजिंग एंजाइम हिस्टामिनेज दैट वाज कंपैरेटिवली हाई। इसलिए एसिटाइल कोलिन कैन बी टेकन एज ए इंडेक्स फॉर वात, catecholamine can be taken as an indicator for pit and histamine can be taken as an indicator for cough. My dear loving friends, I am not saying that Vat is acetylcholine, I am not saying that Pitta is catecholamine, and I am not saying at all that cough is histamine. What I am saying is that acetylcholine and likewise substances can be taken
as an indicator for Vata. Catecholamine and likewise substances can be taken as indicator for Pitta, and histamine and likewise substances can be taken as an indicator for कफ और श्लेष्मा. इसमें काफी पब्लिकेशन भी अवेलेबल है. इसलिए ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप वापस का भले ही आपके अभी एक घंटे के इंटरेक्शन में ज्यादा आपको अपील ना करे, लेकिन आप एसिटाइलकोलिन, कैटेकोलामाइन और हिस्टामिन की तो फिजियोलॉजिकल पैराडाइम अच्छे तरीके से समझते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि जहां एड्रिनर्जिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है वो कहीं ना कहीं पैथिक फिनोमिना को रिप्रेजेंट कर रहा है. जहां नर्वाइन एक्टिविटी है, जहां न्यूरोलॉजिकल जो पैराडाइम है, इट इज मोर रिप्रेजेंटिंग वात. और जहां ये एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है, कहीं ना कहीं वो कफज एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहा है. इसलिए अब ये अगर हम वात को कैसे समझें, तो वात को अगर समझना हो तो ये समझ लीजिए ब्रॉडली कि एसिटाइलकोलिन प्रीडोमिनेंस, ओवर एक्टिविटी ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ बॉडी, स्पेशली नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल्स रिमेनिंग रिलेटिवली लीन एंड थिन. इसलिए जो वातज टाइप के लोग हैं वो थोड़ा दुबले पतले है ना, और थोड़ा हाइपो वेट, ऐसा इनका लोअर साइड में वेट मिलेगा. इन ऑर्डर टू इनएक्टिवेट एसिटाइलकोलिन, ये जो कोलिन एस्टरेज है, इस एसिटाइलकोलिन को काउंटरएक्ट करने के लिए इसका भी लेवल इसमें जो है वो बढ़ावा पाया जाता है. और ये जो वातज प्रकृति के जो लोग हैं ये ससेप्टेबल है किसके लिए? दीज hypersensitive, hyperactive, lean and thin person are likely to develop chronic duodenal ulcer, malabsorption syndrome, ulcerative colitis, insomnia, excessive nervousness, excitability, mild tremors. ये जो conditions हैं ये वातज प्रकृति के लोगों में ज्यादा देखी जाती है. और शेल्डन के हिसाब से ये एक्टोमॉर्फ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इसको समझा जा सकता है. ऐसे ही जो वासोट्रोपिक कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, इट इज मोर और लेस रिप्रेजेंटिंग द पैथिक प्रकृति और पित्तज प्रकृति, जिसमें कैटेकोलामाइन एक्सेस है और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो इसका मेटाबोलाइजिंग एंजाइम है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है. दिस पर्सन है वेल बॉडी बिल्ड, इनकी थोड़ी बॉडी कैसी है, थोड़ा मस्कुलर बॉडी है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, और इनमें चूंकि एड्रिनर्जिक एक्टिविटी ज्यादा है तो पल्स रेट थोड़ा हाई मिलेगा, क्विक राइज ऑफ, थोड़ा सा भी प्रोवोक करने पे इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पैल्पिटेशन एंड जो वास्कुलर इनसफिशिएंसी वाले जो फीचर्स हैं वो इसमें जरा ज्यादा देखे जाएंगे, और एक्साइटेड ऑन कंपैरेटिवली माइनर स्ट्रेस, थोड़ा भी स्ट्रेस हुआ तो ये थोड़ा जल्दी डिस्टर्ब हो जाएंगे, और बार्डनेस, अर्ली ग्रेइंग और ये खालित्य एंड पालित्य, ग्रेइंग एंड फॉल ऑफ हेयर्स, ये इसमें पित्तज प्रकृति में ज्यादा देखा जाता है. दे हैव मीडियम बॉडी मास, और इसको शेल्डन ने मीजोमॉर्फ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डिफाइन किया है. ऐसे ही जो हिस्टोमॉर्फिक कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे थोड़ा जो कफज प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है उसके ज्यादा नजदीक है, और इनमें यह देखा गया कि थोड़ा हिस्टामिन और इसका मेटाबोलाइजिंग एंजाइम हिस्टामिनेज वो कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़ा हुआ होता है. दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड एंड मोर फैट, मोर म्यूकोपॉलीसेक्रिक बॉडी, दे आर स्लो इन एक्शन, और कोई भी डिसीजन देंगे तो आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन दे टेक द डिसीजन. और जनरली इनको जो कंडीशन डेवलप हो जाती है वो एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एलर्जी, स्किन की एलर्जी, और दैट इज द रीजन कि इनमें हिस्टामिन का लेवल थोड़ा बढ़ा हुआ पाया जाता है. आर्थराइटिक चेंजेस, फाइब्रोसाइटिस, कूल हेडेड, ये प्रॉब्लम इनमें ज्यादा होती है. दे हैव गुड एपेटाइट, और वेट रिडक्शन हो जाए तो इनकी जो कार्डियोवास्कुलर जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाती है. और ये शेल्डन ने जो हमारे कफज प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है इसको एंडोमॉर्फ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में डिफाइन किया है. अब आप कहेंगे एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ कहां से ये वर्ड आ गए? सो स्किन एंड व्हाट इज एक्टोमॉर्फी जो हमारे वात के नजदीक है, स्किन एंड द नर्वस सिस्टम derived from ectoderm, predominance of the brain and central nervous system relative to mass. That is the reason कि इसको ectomorph कहा गया. Mesomorph body constitution, that increase of certain body structure derived from middle layer, that is the mesoderm, especially bone, muscles और connective tissue इससे derive होते हैं. और जो endomorphy जो word आया, predominance of soft roundedness throughout the body, massiveness of digestive viscera, mainly derived from embryologically the endoderm layer.
तो दैट इज द रीजन कि इसको एंडोमॉर्फी ये नाम दिया गया। तो जो हमारे वातपित्त कफ का जो प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है वो रेस्पेक्टिवली शेल्डन के हिसाब से एक्टोमॉर्फ, मिजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ के नजदीक है। और टेम्परामेंटली शेल्डन ने जो सेर्ब्रोटोनिया, सोमेटोटोनिया और विजरोटोनिया ये जो दिए हैं वो भी वातपित्त कफ के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं, न्यूरोट्रोपिक, वासोट्रोपिक, हिस्टोट्रोपिक। और इनमें जैसे मैंने आपसे कहा इंडिकेटर के रूप में एसिटाइलकोलिन, कैटेकोलामीन, हिस्टामीन रेस्पेक्टिवली इनको एक इंडेक्स के रूप में आप समझ सकते हैं। अब आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक की जहां तक बात है तो हमारे यहाँ दो बातें कही हैं। चरक ने कहा कि रोगी परीक्षा और एक रोग परीक्षा। रोगी परीक्षा क्या है? ये एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, और उन्होंने 10 फोल्ड एग्जामिनेशन चरक ने बता दिए कि अगर रोगी का एग्जामिनेशन करना है तो सबसे पहले आप उसका तो प्रकृति देखिए, देह प्रकृति, मानस प्रकृति। जैसे मैंने आपसे कहा कि वातज, पित्तज, कफज प्रकृति सब में जो है अधिकतर कॉम्बिनेशन मिलता है। ये वात पित्त का कॉम्बिनेशन, वात डोमिनेंट प्रकृति और पित्त डोमिनेंट प्रकृति और कफ डोमिनेंट प्रकृति मिलेंगे, कंबाइंड फीचर। तो इसलिए रोगी परीक्षा में एक तो प्रकृति का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रकृति का रोल जो है हेल्थ के साथ साथ, क्योंकि प्रकृति के हिसाब से आपने डाइट और लाइफ स्टाइल को चूज करना है। प्रकृति का रोल है डिजीज के प्रोग्रेशन में, डिजीज के प्रोग्नोसिस में एंड रेस्पॉन्स ऑफ द ट्रीटमेंट के रूप में भी। डिजीज हो गई तो दैट इज कॉल्ड विकृति, डिजीज की ससेप्टेबिलिटी। सार, ये सार जो है, जो हमारी जो सात धातुएं हैं, बॉडी टिश्यूज हैं, उनमें जो प्रशस्त धातु, जो उसके क्वालिटी ऑफ द धातु, उसको कैसे देखना है, वो सब उसमें क्लिनिकल फीचर्स जो है उसके बता रखे हैं। समनन इज बॉडी बिल्ड, कॉम्पैक्टनेस। प्रमाण, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, जो एंथ्रोपोमेट्री है दैट इज प्रमाण, मेजरमेंट। साथ में एडाप्टेबिलिटी, आपको कोई चीज सूट करती है, आपके दूसरे फैमिली मेंबर को भी सूट करे, कोई जरूरी नहीं। हमारा आप जो है प्याज लहसुन खाएं कोई दिक्कत है, लेकिन जिनको लहसुन की एलर्जी है, प्याज की एलर्जी है, अनेक केस मिलेंगे जहां गुजरात में बाजरे का रोटला बहुत खाया जाता है। बट वी हैव सीन मेनी ऑफ द अस्थमा पेशेंट जो अपनी एलर्जी की रिपोर्ट लेकर आते हैं, दे आर रिपोर्टेड टू हैव एलर्जी अगेंस्ट उड़द की दाल, अगेंस्ट बाजरा, अगेंस्ट नींबू। हमारे वाइस चांसलर थे, उनको भिंडी और गेहूं से एलर्जी थी। अब बोले यार मैं क्या खाऊं, मुझे तो जो है गेहूं से जो है वो एलर्जी हो गई, और चावल कैसे खाऊं, मैं तो बोले कि डायबिटिक हूं। जामनगर की बात है। तो कहने का मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की एलर्जी हो सकती है, और उसका बहुत बड़ा कारण आजकल क्या है, ये जो क्रॉप्स में जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ये सब यूज हो रहे हैं, और उसकी वजह से ये एलर्जी का प्रॉब्लम जो है। और कई बार क्या होता है, आप 10 साल से अंडा खा रहे हैं, आमलेट खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक दिन ऐसा भी आता है आपने खाया और सारे शरीर में जो है वो अर्टिकेरिया निकल आया। प्रैक्टिकली वी हैव सीन सच केसेस, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग ऑल दीज एग्जांपल्स। सत्व इज द मेंटल स्टेमिना, जो हमारा माइंड है। आहार शक्ति, जिसमें आपका भूख कैसा है, आपका पाचन कैसा है, डाइजेस्टिव पावर कैसी है। व्यायाम शक्ति, एक्सरसाइज, इंड्योरेंस, तो वो भी देखनी जरूरी है। थोड़ा बहुत किया और पता चला कि आप ट्रेडमिल कर रहे हैं और उसको उसी में जो है वो दिक्कत हो गई, तो व्यायाम शक्ति इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड देन वय और एज एंड रेट ऑफ एजिंग। तो ये 10 फोल्ड एग्जामिनेशन जो है वो पेशेंट एग्जामिनेशन चरक ने जो है बताया। सुश्रुत ने कहा कि षडांग परीक्षा, उन्होंने कहा कि पूरी बॉडी को एग्जामिन करना है, तो ये 6 अंग खास तौर से, शिरोग्रीवा, हेड एंड नेक, और इसमें उन्होंने स्रोतस भी बता दिए, मनोवय स्रोतस, उदकवय स्रोतस। देन अंतरादि, ट्रंक, उरस, चेस्ट, उसमें जो रेस्पिरेटरी चैनल्स हैं वगैरह वगैरह। और इसी तरीके से जो है इसमें एब्डोमन, इसके जो स्रोतस रिलेटेड है, रक्तवय, अन्नवय, जीआई ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना, सेमिनल ट्रैक्ट वगैरह। और 4 एक्सट्रीमिटीज, 2 हाथ 2 पैर, तो 4 ये हो गए, 2 हाथ 2 पैर, ट्रंक हो गया, हेड नेक हो गया। तो ये जो 6 पार्ट बॉडी पार्ट है, और इनसे रिलेटेड जो बॉडी के चैनल्स हैं, सिस्टम्स हैं, इनका एग्जामिनेशन कर लीजिए तो पूरे बॉडी का एग्जामिनेशन हो गया, सुश्रुति कहते हैं। और इधर चरक ने जो है वो 13 टाइप के चैनल्स बताए हैं, जिसमें प्राणवय स्रोतस, रेस्पिरेटरी चैनल्स, है ना, तो ऐसे सब बताए हैं। तो इन सभी सिस्टम के एग्जामिनेशन का आपको डिटेल लिटरेचर चरक और सुश्रुत में भी जो है वो मिलेगा। अब उन्होंने कहा तो होगी रोगी परीक्षा। अब रोग परीक्षा, जो डिजीज की स्ट्रेंथ है उसको देखना है, तो उसके लिए उन्होंने
8 फोल्ड एग्जामिनेशन, ये भाव प्रकाश 16th सेंचुरी, और ये शारंगधर का जो है मेरे ख्याल 11वीं या 13वीं सदी 13th सेंचुरी है। ये नाड़ी का जो डिटेल कॉन्सेप्ट आया है 13th सेंचुरी में, ये शारंगधर ने दिया। और ये 8 जो पॉइंट हैं रोग परीक्षा के, उसमें से पहला जो है वो नाड़ी परीक्षा है, पल्स। अब माननीय कुलपति जी ने नाड़ी के ऊपर भी आपके लिए अलग से लेक्चर रखे हैं। तो नाड़ी का एग्जामिनेशन जो है ये हमको दोषों की स्थिति के बारे में बता देता है, और किस दोष की क्या स्थिति है उसके आधार, अगर आप डिजीज का डायग्नोसिस ना भी करें और आपको दोष ऊपर नीचे का भी आइडिया हो जाए, तो आप उसके हिसाब से भी ब्रॉडली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो समझ सकते हैं। तो पल्स एग्जामिनेशन, देन मूत्र परीक्षा, यूरिन एग्जामिनेशन, मल परीक्षा दैट इज स्टूल, जिह्वा टंग एग्जामिनेशन, शब्द वॉइस एंड स्पीच, स्पर्श एग्जामिनेशन ऑफ स्किन, दृक द आईज और आकृति फेसिस एंड ओवरऑल अपीयरेंस। तो ये जो है 8 पॉइंट का एग्जामिनेशन जो है वो रोग परीक्षा के रूप में बताया गया है। आयुर्वेद का पूरा जो अप्रोच है वो साइकोसोमेटिक है। जैसा कल आपकी कंपेयर जो कर रही थी प्रोग्राम मैडम डॉक्टर सरोज नैथानी, उन्होंने भी ये चीज रेफर की थी कि लाइफ, आयु क्या है? आयु इज सम टोटल ऑफ शरीरेंद्रिय सत्व आत्मा। जो माइंड है, बॉडी है, बॉडी माइंड एंड सोल, इसका जो इंटीग्रेशन है वही जो है वो लाइफ है, वही आयु है। इसलिए यू कैनॉट मेक वाटर टाइट कंपार्टमेंट बिटवीन बॉडी एंड माइंड। माइंड का जो असर हो रहा है दैट इज इफेक्टिंग आवर बॉडी, है ना, साइकी इज इफेक्टिंग सोमा एंड सोमा इज इफेक्टिंग साइकी। टोटल अप्रोच ऑफ आयुर्वेदिक साइकोसोमेटिक और देह मानस। और इसीलिए जो वो बात आई वहां पे प्रसन्नात् मेन्द्रमना स्वस्थ इति अभिधीयते, आयुर्वेद टॉक अबाउट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिट, क्योंकि यहाँ लाइफ में जो है वो ये तीनों चीज आ गई, बॉडी माइंड एंड सोल। फिर उन्होंने कहा कि ये हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं साइकोसोमेटिक कॉज ऑफ इल हेल्थ, और इसमें जोर दिया गया है प्रज्ञापराध। जब हम अपने इंटेलेक्ट का, अपने विजडम का ठीक ठाक एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो गड़बड़ हो जाती है, एंड देन वी इनवाइट द प्रॉब्लम। डिरेंजमेंट इन द इंटेलेक्ट एंड मेमोरी, इंडल्जेंस इनटू अनडिजायर्ड एक्ट दैट इज प्रज्ञापराध। प्रज्ञा जो है वो बुद्धि के लिए आया है, और वही जो है सभी डिजीज का कारण है। कल आपके चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक सज्जन का नाम रेफर किया था कि उनको आप पढ़िए, बताइए क्या नाम था? BM हेगड़े, डॉक्टर BM हेगड़े, फेमस कार्डियक सर्जन। हेगड़े साहब को मैंने पहली बार न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस में सुना। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे 10-11 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर, और उनको बिजी करने के लिए अनेक एक्टिविटी रखी गई वहाँ, और उसमें 2 दिन की भारतीय विद्या भवन USA में वो रख दी गई मैनहट्टन में। तो उस समय हेगड़े जी को मैंने पहली बार सुना, एंड रियली आई वाज इम्प्रेस्ड। एट दैट टाइम ही वाज वाइस चांसलर ऑफ मणिपाल हेल्थ यूनिवर्सिटी आफ्टर MS वलियाथन, एंड उनके कई वीडियोज भी सर्कुलेट हुए हैं, हमारे यहाँ जामनगर भी आए 2-3 बार वो। तो ये जितने भी हमारे यहाँ मानस भाव कहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, ईर्ष्या, किसको नहीं होता? सबको होता है। अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो क्यों नहीं होगा? तो जब ये मानस भाव फिजियोलॉजिकल रेंज में है तब ये मानस भाव है। व्हेन दे गो बियॉन्ड फिजियोलॉजी, इन्हीं मानस भाव को मानसिक विकार भी कह दिया। एंड हेगड़े से कि जितनी ऑटो इम्यून डिजीज हैं जिनका एग्जैक्ट कॉज मालूम नहीं है, कहीं ना कहीं वो जो ऑटो इम्यून जो फिनोमिना ट्रिगरिंग जो हो रहा है उसमें इनका रोल है। ये जो डिरेंजमेंट हो रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, है ना, ये इसका डिरेंजमेंट जो है वो इस ऑटो इम्यून फिनोमिना में एक ट्रिगरिंग फैक्टर का काम करता है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि कब ये मानस भाव है और कब ये मानस रोग है। और मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस आर फर्दर एम्फेसाइज, अधर्म, मिसकंडक्ट, ये भी बहुत बड़ा कारण है रोग उत्पत्ति का। इमोशंस, अब देखिए चरक सूत्र स्थान में बता दिया कि हर्ष जो है, हैप्पीनेस और हर्ष, इसका व्रंगण इफेक्ट है, नरिशमेंट टाइप ऑफ इफेक्ट है। विषाद, अनहैप्पीनेस, जिसको हम डिप्रेशन के रूप में जानते हैं, इट इज ए मोस्ट एग्रीवेटिंग फैक्टर फॉर डिजीज। और शोक, ग्रीफ, दैट कॉजेज क्षय और इमेसिएशन। तो आप ये देखिए जो हमारा जो ये मानस भाव है, इसका इससे खूबसूरत कॉन्सेप्ट साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी का आपको कहीं नहीं मिल सकता। अब बताइए
साइको इम्यूनोलॉजी की बात तो अब हो रही है। हमारे यहाँ टी देशी राजू आए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर से, और ये 87 की बात है, और तब उन्होंने कहा ये 80 के दशक का डेवलपमेंट है जब ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी ब्रांच डेवलप हुई कि किस तरीके से हमारे साइकिक थॉट, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं। देशी राजू सेड व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस, सैंपल कलेक्ट किया गया तो देखा गया कि इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल डाउन चला गया एंड दैट मेक यू ससेप्टेबल फॉर डिजीज कंडीशन। व्हेन यू आर इन डीप मेडिटेशन अगेन ब्लड सैंपल वर कलेक्टेड और ये देखा गया कि इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल प्रमोट कर जाता है। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन, ध्यान, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमारा एक, ये आपको याद होगा बहुत पहले एक प्रोग्राम आता था संडे को, जब ये दूरदर्शन, ये सब प्राइवेट चैनल नहीं थे, टर्निंग पॉइंट, उसको पहले यूजीसी के चेयरमैन थे वो प्रोफेसर यशपाल, वो उसको कंपेयरिंग उसमें करते थे, और उसके बाद ये नसीरुद्दीन शाह और ये जो मल्लिका साराभाई है ये भी इसको कंपेयर करती थी। मैं वो रेगुलर प्रोग्राम 4:30 से 5 बजे तक शाम को आता था। तो एक बार वो प्रोग्राम आ रहा था, मल्लिका साराभाई उसको कंपेयर कर रही थी, और तब उसमें उन्होंने बताया किस तरीके से ये पॉलीग्राफ में ये सब देखा गया। आपके अंदर कोई सेक्स का थॉट आया तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज शोन सर्कुलेटरी चेंजेस। आपके अंदर कोई एंगर का भाव आया तो अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन हैज शोन चेंजेस। तो अलग अलग प्रकार के जो मानसिक भाव हैं, इमोशंस हैं, इनके चलते ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में ये सर्कुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, इनको रिकॉर्ड किया जा चुका है, और ये हमारी पूरी की पूरी ब्लड बायोकेमिस्ट्री को प्रभावित करते हैं। यही साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी है, और यही चीज यहाँ पे चरक सूत्र स्थान 40वें अध्याय में श्लोक नंबर 25 पे चरक ने तब कह दिया कि विषाद है तो उसका क्या इफेक्ट है, और हैप्पीनेस है उसका नरिशमेंट इफेक्ट है, और शोक है तो उसका इमेसिएशन टाइप का इफेक्ट है। चरक विमान स्थान में उन्होंने बता दिया कि आप यदि पथ्य भोजन कर रहे हैं, आप प्रॉपर मात्रा में भोजन ले रहे हैं, आपकी अग्नि भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी यदि आप चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख और देर रात तक जगराता, इससे अगर आप प्रभावित हैं तो आपका वो भोजन भी नहीं पचेगा। कहीं ना कहीं वरी, ग्रीफ, फियर, एंगर, सैडनेस की फीलिंग, देर रात तक जागना, ये हमारे पूरे के पूरे जो हार्मोन एंजाइम हैं उनको डिस्टर्ब करके, अग्नि को डिस्टर्ब करके, एंड इट कॉजेज इंडाइजेशन, जिसके चलते एबनॉर्मल जो एक प्रोडक्ट बन जाता है जिसको आयुर्वेद में आम कहा है ना, बिफोर प्रॉपर डाइजेशन एक एबनॉर्मल बाई प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है आम, हिस्टोटॉक्सिक सब्सटेंस, विच इज द रूट कॉज फॉर ऑल डिजीज कंडीशन। इसलिए मेंटली हेल्दी होना कितना जरूरी है आप इसी से आप समझ सकते हैं। देयर इज एक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, जो अंतर्मुखी है, इंट्रोवर्ट है, कम बोल रहा है, बाहर से बहुत नॉर्मल लगेगा, अंदर से कितनी उसके उथल पुथल मच रही है, और ऐसा इंट्रोवर्ट व्यक्ति जो है वो ज्यादा ससेप्टेबल है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के लिए व्हेन ही इज एक्सपोज टू एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। और जब हम हेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं तो ये जो मानस भाव है इसको हमको रोकना है, कंट्रोल करना है। ग्रीफ, ग्रीड, एंगर, जेलसी, शेमलेसनेस वगैरह वगैरह, हमको जो है अपना आचार रसायन में बातें कही हैं, कोड ऑफ कंडक्ट ठीक रखना है। धर्म की बात करते हैं, धर्म ये नहीं है कि मैं हिंदू हूं या मैं मुसलमान हूं या मैं ईसाई हूं। धर्म धैर्यतीत धर्म, जो मुझे फॉलो करना है, कर्तव्य परायणता, टीचर गुरु का सम्मान, माता पिता का सम्मान, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में नजर ना होना, तो ये जो सारी चीजें, सत्य वचन, तो ये जो सारी चीजें ये धर्म है जो आपको धारण करना है। तो ट्रूथफुलनेस, और आपकी स्पीच कैसी हो, आप जो है थोड़ा बहुत ये मदिरा वगैरह, सेक्स इंडल्जेंस से भी थोड़ा दूर रहें, और अपना जो भी आपके आराध्य हैं उनका ध्यान भजन करें, मंत्र जाप करें, क्लीन रहें। और वो क्लीननेस जो है वो शारीरिक से ज़्यादा मानसिक होनी चाहिए। तो आप जो है दिस इज द प्रिवेंटिव अप्रोच फॉर साइकोसोमेटिक हेल्थ। अब हमारे आयुर्वेद में एक बात ये भी कही है कि प्रिवेंटिव तौर पे, अभी मेरे पास 15 मिनट है, फिर 11 बजे से जो है भगवान आ गए हैं कुलपति महाराज, तो मैंने आपका टाइम ले लिया है ना। तो यहाँ पे जो चाइल्डहुड है उसके लिए, हाँ मैं बात कर रहा था कि ऑर्गन वीकनेस की, जिसका जो ऑर्गन वीक है उसको उसके रिलेटेड डिजीज होने की संभावना ज्यादा होगी। इसलिए आयुर्वेद में ऑर्गन स्पेसिफिक
रसायन की बात कर दी। आप इसको अगर फॉलो करते हैं तो जैसे कल बात हो रही थी भाई डिजीज, जब डॉक्टर साहब ने कहा कि वो लेजर लगा दें, है ना, दुश्मन अंदर पेनिट्रेट ही ना कर पाए, तो आप यदि ऑर्गन स्पेसिफिक रसायन का सेवन करते हैं, रसायन इज रिजुविनेशन, तो आपको उस ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज की संभावना अपने आप ही कम हो जाएगी। बच्चों के लिए बेस्ट है सीधा कॉर्डिफोलिया एंड एब्यूटिलन इंडिकम, बला एंड अतिबला। मिडिल एज के लिए जहां कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम की संभावना ज्यादा होती है, अर्जुन इज द बेस्ट रसायन फॉर रसायन है। एंड फॉर ऑल एज ग्रुप तुलसी। अब हम जब ब्रेन की बात करते हैं तो जितना इसमें ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट इज ऑल बेस्ड ऑन क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। शास्त्र में तो रेफर है ही, शंखपुष्पी, मंडूपर्णी, ब्राह्मी, वचा, ज्योतिष, गुडूची, ये जो चीजें हैं, ये जो हर्ब्स हैं, इन सबका मेजर इफेक्ट है, मेंटल हेल्थ प्रोमोटिंग है। अगर किसी के परिवार में अल्जाइमर की, डिमेंशिया की हिस्ट्री है, आप उसको शुरू से जो है कोई एक आध या दो तीन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि उसको अल्जाइमर या डिमेंशिया उस एज में डेवलप हो ही जाए। गुडूची आपने देखा पोस्ट कोरोना में कितना गिलोय का नाम हुआ। इट इज वेरी गुड एंटी डायबिटिक ऑल्सो। और जो चरक ने 4 मेजर रसायन कहे हैं उसमें ये गुडूची भी है। ज्योतिषपति इज बेस्ट एंटी डिप्रेसेंट। तो यहाँ पे ब्राह्मी, पहले लोग कहते थे कि किसी के मेमोरी को नहीं बढ़ाया जा सकता, ये कहते थे कि ये जैसे मेमोरी है, मेमोरी इज मास्क बाय स्ट्रेस। आपने एंटी स्ट्रेस कुछ दे दिया तो ये हट गया, तो मेमोरी आपकी अपने आप रिफ्लेक्ट हो गई। विवेकानंद से कि ये जो ज्ञान है इसके ऊपर अज्ञानता का आवरण है, अज्ञानता का आवरण हटा दीजिए, ज्ञान का उदय अपने आप हो जाएगा। लेकिन अब साइंटिस्ट मानने लगे हैं कि यस, पहले इन सबको साइकोट्रोपिक ड्रग में कह देते थे, अब कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, अब नूट्रोपिक ड्रग का कॉन्सेप्ट आ गया कि ब्रेन में जो मेमोरी का जो एरिया है वहां के न्यूरॉन्स को जो है ये ब्राह्मी वगैरह एक्टिवेट कर देती है, बेकोसाइड ए, बेकोसाइड बी। और देखिए आयुर्वेद जो है इसमें अधिकतर जो प्रिपरेशन है वो सब घी बेस्ड है। आप कोई भी ड्रग पाउडर फॉर्म में दीजिए, हार्डली जो 35 और 25-30-40% ही ड्रग मॉलिक्यूल इज एबल टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। लेकिन जब आप उसको फैट सॉल्युबल कर देते हैं, आप उसको घी बेस कर दीजिए, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल इज एबल टू क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। अगर वो टारगेट ऑर्गन ब्रेन तक ही नहीं पहुंच रहा है तो कहां से इफेक्ट दिखाएगा। इसलिए आयुर्वेद ने ब्राह्मी घृत, अश्वगंधा घृत, कूष्मांड घृत वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी जो ब्रेन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके जो फॉर्मुलेशन है, अभी फार्मेसी डिसिप्लिन के कुरेले जी हैं, ये आपके साथ चर्चा करेंगे, तो वो घी बेस्ड हैं। और नासाही शीर्षोद्वारम, ये जो नोज है ये इसका एंट्री पॉइंट है। इसलिए अनेक ऐसी चीजें हैं जो ऑयल बेस्ड है, नस्से से आपने उसको अंदर जो है वो इंसर्ट कर दिया। हेल्थ ऑफ द हार्ट, अर्जुन, गुगलू, पुष्कर मूल, कुष्ठ, ये जो है फॉर द हेल्थ ऑफ द हार्ट। तो जितनी भी ये कोरोनरी इनसफिशिएंसी है, एंजाइना है, या जो क्रॉनिक एमआई के केसेस हैं, वहां पे आइसोप्रिनोलिन जब हम रैट्स में देते हैं तो रैट्स के हार्ट में ऐसे नेक्रोटिक चेंजेस हो जाते हैं जैसे ह्यूमन हार्ट में मायोकार्डियल इंफार्क्शन में होते हैं। और ऐसे आइसोप्रिनोलिन इंड्यूस मॉडल पे पुष्कर मूल, इन्यूला रेसिमोसा एंड टर्मिनेलिया अर्जुना, इनके एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट को दे करके काम हुआ, ये देखा गया कि द होल पैटर्न ऑफ एमआई जो है वो रिवर्स हो जाता है। फॉर द हेल्थ ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, टर्मेरिक, हल्दी, वासा, शिरीष का एक पेड़ होता है, इसकी जो छाल है, आयुर्वेद में शिरीष पत्र की बात है, लीव्स की बात है, लेकिन जो रिसेंट रिसर्चेज हुई है वो शिरीष बार्क पे हुई है, और ये देखा है कि इसके अंदर जो है एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी है। ये इंडोजिनस कॉर्टिजोल को स्टिमुलेट करके, और वो जो एलर्जिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं ये काउंटर एक्ट कर देता है। फॉर द हेल्थ ऑफ द स्टमक, आमल की रसायन आप देखिए, या तो एसिड पेप्टिक डोमिनेंस हो रही है जिसके चलते ड्यूडेनल अल्सर हो रहा है, या म्यूकोजल रेजिस्टेंस कम हो रहा है जिसके चलते गैस्ट्रिक अल्सर हो रहा है। तो जो आंवला है और शतावरी है ये म्यूकोजल रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। इट इज इफेक्टिव इन इरोसिव गैस्ट्राइटिस, इन गैस्ट्रिक अल्सर। और यहाँ पे ये जो हेल्थ ऑफ द लीवर, इसके लिए ये भूमि आंवल की, इसका तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, तीनों के ऊपर जो है इसका इफेक्ट जो है वो देखा गया है भूमि आंवल की। फिलेंथस एमेरस एंड फिलेंथस निरूली। और पिपली, ये जो है पिपली को हम लोग दूध में वर्धमान क्रम से 3 से, आज 3 दी, कल 4 दी, 5 दी, अगले दिन 6, 7, है ना, 11 तक ले गए, फिर उसको पूरा
हफ्ते भर कंटिन्यू किया, फिर उसको जैसे टेपरिंग करते हैं एक एक कम करके लाए, तो वर्धमान क्रम से ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न में, तो इवन सिरोसिस ऑफ लीवर उसमें भी पिपली वर्धमान रसायन के बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो रिपोर्टेड है। पिक्लोराइजा कुर्वा कुटकी पे इतना काम हुआ है फॉर द हेल्थ ऑफ द लिवर। सो जॉन्डिस है या ये जो सिरोसिस है, इनमें बहुत इसके ऊपर काम हुआ है। फॉर द हेल्थ ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो बेल है, बेल का जो फल है, ये इट इज वेरी गुड फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड कुटज हॉलरिना एंटी, नाम ही उसका है हॉलरिना एंटी डिसेंट्री का। तो जितने भी डिसेंट्री है, कोलाइटिस है, उनमें इनके बहुत अच्छे रोल है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो हरीत की जो है टर्मिनेलिया चिबुला, जिसको हम लोग हरड़ कहते हैं। फॉर द हेल्थ ऑफ द पैंक्रियाज, ये तेज पत्र जो हम लोग मसाले में डालते हैं, दालचीनी, जामुन की गुठली, विजयसार, टेरोकापर मार्सूपियम इसका पेड़ होता है, छाल निकालने के बाद जो अंदर का हार्डवुड है, इसमें बहुत काम हुआ। जर्मन साइंटिस्ट एचपीटी अमन, जब वो डायबिटीज नाम के जर्नल में बीएचयू का एक पेपर छपा, तो उसने व्हाट ही डिड, ही आइसोलेटेड द बीटा सेल ऑफ ए गिनी पिग अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड देन ही पुट टोटल अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ टेरोकापर मार्सूपियम, विजयसार, बीजक, असन, ये सब इसके नाम है, सिनोनिम है। ह्यूज रिलीज ऑफ इंसुलिन वाज ऑब्जर्व्ड। बाद में मद्रास मेडिकल कॉलेज है, उनका एक पेपर था, टेरोकापर मार्सूपियम ए फ्यूचर ड्रग फॉर जुवेनाइल डायबिटीज। उन्होंने डॉग्स में डायबिटीज पैदा किया और उसको जब डायबिटिक डॉग्स को जब एक्सट्रैक्ट दिया इसका विजयसार का, बाद में उन्होंने उसमें रीजनरेटिव पैटर्न भी देखा। अमन ने भी देखा कि डायबिटिक रैट्स में ये जो बीएचयू की एक टीम थी, हिस्टोपैथोलॉजिस्ट, मेडिसिन एंड फार्माकोलॉजिस्ट, 3 लोगों ने एलेक्सॉन इंड्यूस्ड डायबिटीज में रैट्स में जब एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट विजयसार का दिया तो रीजनरेटिव पैटर्न इन द बीटा सेल वाज ऑब्जर्व्ड। इसलिए जहां जुवेनाइल डायबिटिक पेशेंट भी हैं, उनमें भी लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयसार में हेल्प इवन इन द रीजनरेशन ऑफ बीटा सेल। कुडुची जो टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है, इस पे भी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, स्टेप्टोजोटोसिन इंड्यूस्ड मॉडल ऑफ डायबिटीज, उस पे उन्होंने जब गिलोय का एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट का वर्क देखा, उसमें भी रीजनरेटिव पैटर्न बीटा सेल में देखा गया। तो ये सब क्लिनिकली एक्सपेरिमेंटली बहुत काम हो चुका है। जापानीज ने बहुत काम किया, करेला सीड, हम लोग करेला खाते हैं, बीज फेंक देते हैं, बीज नहीं फेंक, उनका कहना है कि जो मेन एंटी डायबिटिक फ्रैक्शन है वो इस करेले के बीज में ही है, और जो अमाइनो एसिड का जो चेन इंसुलिन में है, उससे एक एडिशनल चेन करेले में है, एंड दैट इज द रीजन कि इसका ओरल एंटी डायबिटिक एक्शन जो है वो प्रिजर्व रहता है। चिरायता बहुत कड़वा होता है, चिरायता पे एसके मुखर्जी ने बहुत काम किया, सीडीआरआई लखनऊ। इसमें कोई एल्कलॉइड ऐसा है जो सीधे इंसुलिन को रिलीज करता है, कुछ ऐसा है जिसका इंसुलिन पे एक्शन नहीं है, बट टॉलब्यूटामाइड इंड्यूस्ड हाइपोग्लाइसेमिक एक्शन को वो पोटेंशिएट कर रहा है। कोई फ्रैक्शन ऐसा है जो इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को जो है वो कम करता है। तो सिंगल ड्रग हैज कंपोजिट फ्रैक्शन एंड ईच फ्रैक्शन हैज इट्स ओन मेडिसिनल वैल्यू। रिसर्च लुक्स ग्लैमरस, जरूर करनी चाहिए, लेकिन जब ड्रग देने की बात हो, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट ड्रग एज ए होल शुड बी गिवन। कई बार क्या होगा, आपने एक पर्टिकुलर, आपने सर्पगंधा से रिसर्पिन निकाल लिया, रिसर्पिन आज कोई नहीं लिखता, क्यों? रिसर्पिन के एडवर्स इफेक्ट सामने आ गए, सुसाइडल टेंडेंसी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिस्टर्बेंसेस, डिप्रेशन। और जब आप सर्पगंधा एज ए होल दे रहे हैं, उसमें रिसर्पिन के साथ साथ अन्य अनेक एल्कलॉइड भी हैं जो रिसर्पिन के जो एडवर्स इफेक्ट हैं उसको भी काउंटरएक्ट करते हैं। इसलिए नेचर ने जो एल्कलॉइड का कॉम्बिनेशन प्लांट में दिया है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। सो होलिस्टिक अप्रोच ऑफ द ड्रग should not be disturbed. When it comes to the therapeutic application, we should use drug as a whole. Punarnava, Gokru, Varun, best for the urinary tract. Punarnava नाम ही जिसका है, पुनर्नवा, जो बार बार नया करे। इस पे RS सिंह, LM सिंह मोनोग्राफ पब्लिश्ड है, किडनी एंड इट्स रीजनरेशन। जो पेशेंट डायलिसिस पे, आप पुनर्नवा साथ में लगा दीजिए, पीरियड बिटवीन 2 डायलिसिस बढ़ जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए कौचा और अश्वगंधा, जहां इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम हो, म्यूकोना फ्लोरेंस इज द ड्रग ऑफ चॉइस। जहां प्रीमेच्योर एजुकुलेशन का प्रॉब्लम हो, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में अश्वगंधा, बिकॉज इट इज एंटी एंजाइटी ऑल्सो। तो इसलिए अब दैट डिपेंड अपॉन विजडम ऑफ द फिजिशियन कि कहाँ किसको क्या देना है। फॉर द हेल्थ ऑफ द वीमन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए शतावरी, अशोक, जपा कुसुम, ये वो है जो आप गुड़हल का फूल होता है देवी पे चढ़ाते हैं, इसके अंदर भी एंटी फर्टिलिटी एक्शन है, लेकिन वो पर्टिकुलर सीजन में कलेक्ट करते हैं तभी मिलता है।
और जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि आयुर्वेद का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है मैक्रोकॉज्म और माइक्रोकॉज्म। जैसे जो ह्यूमन फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसको यूनिवर्स में होने वाले चेंजेस जो है वो प्रभावित करते हैं। इसलिए हमको नेचर के साथ हार्मनी में रहना है। हार्मनी में रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, और ये हार्मनी डिस्टर्ब हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आज आपने जमीन से गैस खींच ली, तेल खींच लिया, तो आज देखिए ना कितने जो ये अर्थक्वेक होने लगे, अंदर होल बन गए। तो इसलिए नेचर के साथ बहुत ज्यादा, आज देखिए जोशीमठ में क्या हो रहा है। वो हमारे यहाँ एक बिजली वाले की नेहरू कॉलोनी में दुकान है, वो कह रहा साहब मेरा काम वहाँ बद्रीनाथ में भी केदारनाथ के एरिया में चलता है, हमारी दुकान है उसमें क्रैक्स पड़ गए, ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं टनल में। अब गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन ये जो छेड़खानी वहाँ के जो रॉक्स के साथ, सॉइल के साथ जो हो रही है, उसके आफ्टर इफेक्ट मिल रहे हैं। दैट वाज द रीजन जो सुंदरलाल बहुगुणा ने विरोध किया था, ये जब टिहरी डैम बना कि कल को अर्थक्वेक आया और इसको कुछ हो गया तो पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया साफ हो जाएगा। सो आयुर्वेद का जो स्कोप है कि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसकी हेल्थ को प्रिजर्व करना है, जो डिजीज है उसकी जो है डिजीज की जो है वो केयर करनी है, और इसके लिए व्यक्ति के लिए जो सूटेबल डाइट है, उसका बिहेवियर, लाइफ स्टाइल है, ड्रग है, उसको फॉलो करना है। इसलिए यहाँ पे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग जो है वो मेंटेन रहे। ये ऑलरेडी आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है। देखिए कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हेरिडिटरी हैं बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव ओवम एंड स्पर्म, आदि बल प्रवर्त, जन्म बल प्रवर्त, बचपन से उसको वो कंजेनिटल डिजीज, ये सारा कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में है। दोष बल प्रवर्त, जो साइकोसोमेटिक डिस्टर्बेंस है वात पित्त कफ का, उसके चलते हो रही है। संघात बल प्रवर्त, जो आप अपने से सुपीरियर ताकत वाले व्यक्ति से लड़ रहे हैं उसके चलते आपको जो है कोई प्रॉब्लम हो जाए। काल बल, ये जो सीजनल चेंजेस हो रहे हैं उसके चलते जो बीमारियां हो रही हैं। दैव बल प्रवर्त, आयुर्वेद ऑल्सो बिलीव इन ये दैव, ये जो पैराडाइम है सुपर नेचुरल पावर वाला है ना, डिवाइन डायमेंशन ऑफ डिजीज, उसमें भी आयुर्वेद बिलीव करता है। और स्वभाव बल प्रवर्त, जो नेचुरली हो रही है, प्यास है किसी को लग रही है, वो भी एक बीमारी बता दी। एजिंग, जरा इटसेल्फ, एजिंग इटसेल्फ इज ए डिजीज, तो वो सब जो है नेचुरल अकरिंग जो कंडीशन है उन सबको बताया है। हमारे यहाँ निदान पंचक 5 डायग्नोस्टिक टूल की बात कही है, जिसमें जो है एवरी डिजीज है इट्स कॉज, निदान, पूर्व रूप, प्री मॉनिटरी सिम्टम, देन क्लियर कट सिम्टमेटोलॉजी, और उपशय, बुखार आया आपने कुनैन दी, ठीक हो गया, इसका मतलब उसको मलेरिया था, तो वो उपशय चिकित्सा में आ गया। एंड संप्राप्ति, पैथोजेनेसिस, जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पैथोजेनेसिस है वही जो है वो ट्रीटमेंट है। इसलिए आयुर्वेद में ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं, इनका हम ठीक से एप्लीकेशन ना करें तो दैट इज ऑल्सो ए कॉज फॉर इन्वाइटिंग द डिजीज। हमारी अग्नि डिस्टर्ब हो गई, हाइपो फंक्शनिंग हो गया, एंजाइम, हार्मोन, डाइजेशन से रिलेटेड एबनॉर्मल एक प्रोडक्ट बन गया, विच इज द रूट कॉज फॉर ऑल डिजीज कंडीशन। और जो मैंने आपसे चय प्रकोप प्रशम की बात कही थी, उसी को सुश्रुत ने 6 स्टेज में बता दिया। संचय, प्रकोप, वर्षा, स्थान संचय, व्यक्ति भेद, कि किस तरीके से दोष सारे शरीर में फैलते हैं, विषेट होते हैं, और फिर अपने स्थान पे प्रॉपर डाइट, प्रॉपर लाइफ स्टाइल, और ट्रीटमेंट के बाद अपने स्थान पे लौट आते हैं। इस सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है, क्या डाइट होगी, क्या लाइफ स्टाइल होगी, क्या हमारा बिहेवियर होगा, जो वात पित्त कफ के विशेषण के लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें जो है सुश्रुत ने 6 स्टेप इवोल्यूटिव प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज बताया है। और कहाँ कहाँ ऑर्गन में ये डिस्टर्ब दोष अगर लोकलाइज हो जाएंगे तो डिजीज हो जाएगी, और जो भी ऑर्गन वीक होगा उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए यदि आप उस ऑर्गन रिलेटेड रसायन का यूज करेंगे तो यू कैन अवॉइड द ऑनसेट ऑफ डिजीज कंडीशन, और वो अगर ठीक हो गई डिजीज तो ठीक है, अदरवाइज इट में गो इन सब एक्यूट कंडीशन, क्रॉनिक कंडीशन, इनक्योरेबल कंडीशन, उसको उन्होंने भेद के अंतर्गत जो है वो बताया है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में यही है कि आपने जो डिस्टर्ब हो गए दोष, उनको अपने ओरिजिनल स्थान पे वापस ले आना है, और रिजुविनेशन चिकित्सा करनी है। और सही चिकित्सा क्या है कि जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, वो दूसरी बीमारी को पैदा ना करे। जैसे यहाँ हम कई बार देखते हैं कि आइट्रोजेनिक कंडीशन हो गई, ड्रग इंड्यूस प्रॉब्लम हो गई, तो ड्रग के चलते वो डिजीज ठीक हो गई या दूसरी डिजीज पैदा हो गई, दैट इज नॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट। ये सुश्रुत ने कहा द करेक्ट ट्रीटमेंट इज दैट विच व्हाइल स्पेसिफाइंग अ डिसऑर्डर डज नॉट एक्साइट
अनदर वन। ये इसकी जो है वो खास बात है। हमको जो है आम की भी चिकित्सा करनी है, और जितनी भी ये सोंठ है, पिपली है, जीरा है, हींग है, ये सब जो है ये आम का पाचन करते हैं। और जो डिफरेंट चैनल हमारे शरीर में है, उनके लिए उन्होंने क्या क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उस सब का चिकित्सा सूत्र जो है वो भी जो है वो बता रखा है। नेक्स्ट की चिकित्सा बता दी, स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ ट्रीटमेंट है ना, उसकी भी बात आयुर्वेद में की गई है। दैव उपास्य चिकित्सा, जो मैंने आपसे कहा कि जो डिवाइन पैराडाइम है, उन्होंने ये भी मंत्र चिकित्सा, यज्ञ, होम, रत्न धारण करना, एस्ट्रोलॉजिकल जो पैराडाइम है वो, उसकी भी आयुर्वेद में जो है वो चर्चा की गई है। युक्ति विपाश्य रैशनल थेरेपी, जिसमें हम ड्रग और डाइट की बात करते हैं, और सप्ताहवजय साइकोथेरेपी, जिसमें हम स्पिरिचुअलिटी, उसको जो स्पिरिचुअलिस्ट मुस्लिम है कुरान का पाठ करे, हिंदू है रामायण गीता का पाठ करे, क्रिश्चियनिटी वाला है अपना बाइबल को पढ़े। उससे क्या है कि आपका ये साइकिक सेटअप जो है वो ठीक रहेगा। आप जो है वो राइट पाथ पे चलने की शिक्षा, आपका जो टेक्स्ट है, सिख है तो अपना गुरु ग्रंथ साहब पढ़िए, है ना। हमारे यहाँ फिर पंचकर्म की भी बात है, बायो प्यूरिफिकेशन, क्रॉनिक डिजीज हो गई, आपका बल ठीक है तो आप उसका स्नेहन स्वेदन किया, उसके बाद 5 तरह के वो प्रोसेस बताए हैं कि जहाँ टॉक्सिन्स हैं उसको कैसे शरीर से निकालना है, और डॉक्टर ज्ञानेंद्र शुक्ला आपके साथ डिस्कस करेंगे पंचकर्म में। तो वी टॉक अबाउट बायो प्यूरिफिकेशन, वी टॉक अबाउट पैलिएटिव ट्रीटमेंट एंड वात पित्त कफ, जिनके डिस्टर्बेंस से ये हो रहा है, तो मोटा मोटा उसमें वात का प्रॉब्लम है तो ओलिएशन वगैरह बताया, किस तरह के भोजन, किस तरह के ड्रिंक लेने हैं वो बता दिए। पित्त है, कहाँ आपको दूध घी का सेवन करना है, और किस तरीके से आपको स्वीट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट फूड एंड डाइटरी आर्टिकल का सेवन करना है। कफ का प्रॉब्लम है तो आपको किस तरीके से स्ट्रॉन्ग, हॉट, पंजेंट, बिटर, एस्ट्रिंजेंट फूड वगैरह ड्रिंक इनका सेवन करना है। और बल ठीक है तो बायो प्यूरिफिकेशन करना है, बल कमजोर है तो सीधे पैलिएटिव ट्रीटमेंट की बात करनी है। फाइनली कैसे हम कहेंगे व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर रोग उन्मूलन के लिए, हमें पेन जो उसको हो रहा है उसको दूर करना है, वॉइस एंड कॉम्प्लेक्शन की नॉर्मलिटी मिल जाए, बॉडी का डेवलपमेंट ठीक रहे, स्ट्रेंथ बढ़ जाए, फूड के प्रति खाने की इच्छा हो, रेलिश एट द मील टाइम, और इसके अलावा प्रॉपर एंड टाइमली डाइजेशन ऑफ द फूड विच यू हैव कंज्यूम, प्रॉपर टाइम पे नींद आ जाए, नॉन अपीयरेंस ऑफ एबनॉर्मल ड्रीम्स, समय पे आप आराम से उठ जाएं, एलिमिनेशन मूत्र, मल, सीमन का त्याग प्रॉपरली होता रहे, और शरीर और मन की जो है नॉर्मल सी, इंटेलेक्ट, सेंस ऑर्गन की नॉर्मल सी रिस्टोर हो जाए, तो समझिए कि सही रूप से रोग का उन्मूलन हो गया। सो आयुर्वेद में डिटेल में पैथोजेनेसिस की डिस्कशन है, डिटेल में प्रॉपर चिकित्सा सिद्धांत की बात है, और किस तरीके से हम फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी चीजें चरक, सुश्रुत, शारंगधर, भाव प्रकाश सब में डिटेल में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। आई एम थैंकफुल टू योर माय चांसलर।